बच्चों, हमारा जो सूक्ष्म जीव से नाता है वो बिल्कुल धूप और छांव की तरह है। कभी कभी तो वो हमें बहुत मित्र साबित होते हैं, हमारे उपयोगी होते हैं, जैसे कि हमने भाग 1 में देखा कि किस प्रकार से जो है वो हमें बहुत सारी खाने की चीजें बनाने में उपयोगी हो रहे हैं, मददगार साबित हो रहे हैं। तो हमारे पर्यावरण को स्वच्छ करने में मदद कर रहे हैं, हमारी जो कृषि है उनके एक तरीके से मित्र साबित हो रहे हैं, मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ा करके। ऐसे अनेकों चीजें हमने देखी किस प्रकार से वो हमारे लिए औषधि के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब बच्चों, इस भाग में हम देखेंगे कि किस प्रकार से वो हमें हानि पहुंचाते हैं, किस प्रकार से जो है उनसे बीमारियां फैलती हैं और वो जो है खुद बीमारी करते हैं। तो किस प्रकार से सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक है, हम इस भाग में देखेंगे। तो चलिए ये जानने का सिलसिला शुरू करते हैं। अब बच्चों, हम देखते हैं रोगजनक क्या होते हैं। तो वो सूक्ष्म जीव जो बच्चों रोग उत्पन्न करते हैं, किनमें? मनुष्य में, जंतुओं में या पौधों में। तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें रोगाणु कहा जाता है, या आप उन्हें कह सकते हैं रोगजनक। क्या होते हैं बच्चों रोगजनक? जो सूक्ष्म जीव हमारे अंदर बीमारी पैदा करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। बच्चों, ये सिर्फ हमें रोग ही नहीं देते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव जो रहते हैं वो हमारे कपड़े भी खराब कर देते हैं, कपड़े की वस्तुएं जो होती हैं वो भी खराब करते हैं, साथ साथ में हमारे फल फ्रूट्स और भोजन की सामग्री को भी खराब कर देते हैं। जैसे ये देखिए, स्ट्रॉबेरी पे जो है इस प्रकार से फफूंद लग गई, अब हम इसे खा नहीं सकते हैं। ये एक बैग है, जीन्स है, इसके ऊपर क्या है, ये पूरी फफूंद सी लग गई है, तो ये जो पूरा चमड़ा है ये इसका खराब हो चुका है। तो इस प्रकार से सूक्ष्म जीव जो है वस्तुओं को भी दूषित कर देते हैं। अब हम देखेंगे मनुष्यों में रोगजनकों का संचार कैसे होता है। तो बच्चों, अगर सूक्ष्म जीव जो है वो हमारी तबीयत खराब कर रहे हैं, हमें रोग दे रहे हैं, तो एक प्रकार से वो हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं, तभी जाकर जो है वो रोग दे पा रहे हैं। तो किस किस माध्यम से वो हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो अगर हम दूषित जल पिएंगे तो जल के माध्यम से, जो हम पानी पीते हैं उसके माध्यम से वो हमारे अंदर जा सकते हैं। फिर जो है हम जो भोजन खाते हैं, अगर उस पर वो दूषित है, उसमें वो मौजूद है, तो इसके माध्यम से वो हमारे शरीर के अंदर जा सकते हैं। साथ ही में बच्चों, अगर वायु में उसके जो कण मौजूद हैं, तो हम अगर सांस लेते हैं तो श्वास से भी जो है वो हमारे शरीर के अंदर जा सकते हैं। और बच्चों, जो संक्रमित व्यक्ति है, जो बीमार व्यक्ति है, अगर हम उसके संपर्क में आ रहे हैं तो उससे भी जो है सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में आ सकते हैं। क्योंकि बच्चों, जैसे किसी को सर्दी खांसी हो रही है, ठीक है, अब आप उससे मिले, अब उसने जो है, इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप छींके तो आप अपना हाथ या फिर कोई रुमाल साथ में रखें जिसमें आप छींके। अगर आप बाहर ऐसे छींकते हैं और अगर आपके पास में जो व्यक्ति है, तो जैसे ही आपने छींका तो बहुत सारे जो रोगाणु रहेंगे, विषाणु जो रहेंगे, वो हम उस आसपास की जो वायुमंडल है, वायु में चले जाएंगे। अब जो बेचारा स्वस्थ व्यक्ति है उसने वही सांस ली, तो सांस के माध्यम से, श्वास के माध्यम से वो जो सूक्ष्म जीव रोगाणु जो थे वो उसके शरीर में भी चले जाएंगे और उसको भी क्या कर देंगे? बीमार कर देंगे। तो इस प्रकार से बच्चों, जो पीड़ित व्यक्ति है उससे एक स्वस्थ व्यक्ति में भी जो रोगजनकों का संचार हो सकता है। तो हमने देखा कि किन किन माध्यमों से प्रवेश कर सकता है, संचार के क्या क्या माध्यम होते हैं रोगाणु के। जल के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, सांस लेने की यानी कि वायु के माध्यम से, और साथ साथ में अगर पीड़ित व्यक्ति के आप संपर्क में आए हो तो उसके माध्यम से रोगजनक का संचार हमारे शरीर में हो सकता है। ये इस प्रकार से, जैसे आप छींकते हो बच्चों, हजारों रोगाणु जो है वो उस आसपास की वायु में चले जाते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों संरचनीय रोग क्या होते हैं। तो बच्चों, वो रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में चला जाए, किसके माध्यम से? उसी के आसपास के दूषित वायु, जल, भोजन अथवा कायिकीय संपर्क से। तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें संरचनीय रोग कहा जाता है। बच्चों, कुछ रोग होते हैं जो आपके संपर्क से नहीं फैलते हैं, जैसे कि हमारा हो गया कैंसर, ये आप उनके संपर्क में भी रहेंगे तो वो आपको नहीं फैलेगा। पर बच्चों, जो सर्दी जुकाम है, चिकन पॉक्स, क्षय रोग जो होते हैं, ये संरचनीय रोग होते हैं, यानी कि जिनको भी ये होता है, यानी कि जो संक्रमित व्यक्ति है उसके अगर संपर्क में एक स्वस्थ व्यक्ति आता है तो उन्हें भी ये बीमारियां हो सकती हैं। तो इसका क्या इलाज है कि हमें जो है, जो भी संक्रमित व्यक्ति अगर हमारे घर में भी मौजूद है तो हमें उसे थोड़ा सा आइसोलेट कर देना चाहिए, उसे जो है एक दूसरे कमरे में
अलग रखना चाहिए। साथ ही में जो है उसके द्वारा चीजें इस्तेमाल की हुई चीजों को भी हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन सब चीजों को जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाते तब तक उन्हें अलग रखना चाहिए। इस प्रकार से जो है हम इन रोगों से बच सकते हैं। इसका कतई ये मतलब नहीं है बच्चों कि आप जो है जो संक्रमित व्यक्ति है या जो बेचारा बीमारू इंसान है उससे आप दुर्व्यवहार करें, उसे जो है अलग थलग कर दें। नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमें परहेज बरतना है ताकि वो इंसान जो है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और हमें भी जो है वो बीमारी नहीं हो। अब प्रश्न आ गया कि आप संचारू रोग को प्रसार से कैसे रोक सकते हैं। अभी हमने देखा कि हमें क्या करना चाहिए कि उस इंसान को जो है अलग रखना चाहिए, एक कमरे में अलग, उसका अच्छे से अच्छे तरीके से इलाज करवाना चाहिए, इलाज के बाद उसे अलग करना चाहिए और साथ ही में उसके द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं को भी हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पर हमें जो है उससे दुर्व्यवहार और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए। हमें उसे बहुत ही प्यार से और समझदारी के साथ रखना चाहिए और साथ ही में जो है सावधानी बरतनी चाहिए ताकि जो है दूसरे लोगों में ये बीमारी जो है संक्रमित ना हो पाए। तो बच्चों अब हम देखेंगे रोग पैदा करने वाले रोगाणु के वाहक। कुछ रोगाणु जो होते हैं बच्चों वो वाहक के माध्यम से हम तक पहुंचते हैं। जैसे कि क्या क्या वाहक हो गए, जैसे कि घरेलू मक्खी, ये हमारे घर के बाहर रहती है, अपशिष्टों में, गटर में जो है वो भिनभिनाती रहती है। अब बच्चों जो है अगर वो हमारे घर में आ गई, हमारा जो खाना है वो खुला पड़ा है तो वो उस पर भी जो है वो बैठ जाएगी। तो क्या करेगी, जो गटर में या फिर वो अपशिष्टों पे जब बैठी हुई थी तो वहां पर मौजूद जो सूक्ष्म जीव थे या रोगाणु जो थे वो इसके शरीर पर जो है चिपक जाते हैं, क्योंकि ये बच्चों बहुत सूक्ष्म जीव तो बहुत छोटे होते हैं। तो जैसे ही मक्खी इन अपशिष्टों पर बैठती हैं, कूड़े में बैठती हैं, तो वहां पर जो मौजूद रोगाणु होते हैं वो उन पे चिपक जाते हैं, उनके शरीर पर चिपक जाते हैं। और जब ये हमारे खाने के ऊपर, जब घर में आती है और खाने के ऊपर बैठती है, तो वो जो रोगाणु जो वहां पर मौजूद थे अपशिष्ट पे, उसके शरीर पर चिपक गए थे, वो अब जो है कहाँ पे पहुंच जाएंगे, भोजन में पहुंच जाएंगे। तो एक तरीके से रोगाणु का क्या हो जाएगा, स्थानांतरण हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह वो पहुंच जाएंगे। किसके माध्यम से, मक्खी के माध्यम से। अब जो है अगर वो खाना हम खाएंगे तो हम क्या पड़ सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। बच्चों इसलिए कहा जाता है हमेशा जो है खाना ढक कर रखना चाहिए और ढका हुआ खाना ही हमें खाना चाहिए ताकि जो है हम इन रोगाणु से बच सकें। बच्चों मलेरिया जो है वो किससे फैलता है, वो हमने पिछली बार देखा था कि मलेरिया जो है एक प्रकार के प्रोटोजोआ से फैलता है। अब हम उस प्रोटोजोआ का नाम याद रखेंगे जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। तो मलेरिया जो होता है बच्चों वो एक प्रोटोजोआ से फैलता है, की वजह से फैलता है, जिसे बोलते हैं प्लाज्मोडियम। और इसका जो है वाहक होता है मलेरिया का, वो कौन होती है, वो हमारी होती है मादा एनाफलीज मच्छर, जो रात में काटती है। तो अब ये किस प्रकार से संक्रमित होता है कि बच्चों जिसे भी मलेरिया है अगर उसे इस मच्छर ने काट लिया तो डंक के माध्यम से उसका खून इसके अंदर आ जाएगा, खून चूसती है ना। तो अब ये जो खून है इसके अंदर आ गया तो ये भी क्या हो जाएगी, ये संक्रमित हो जाएगी। इसमें वो चीज मलेरिया इसे होगा नहीं, पर ये जो है उसका सिर्फ वाहक का काम करेगी। इसके शरीर में भी जो है उसका खून आ गया तो ये भी संक्रमित हो गई। अब जो है ये किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगी तो उसका उस डंक के माध्यम से जो है प्लाज्मोडियम उस स्वस्थ व्यक्ति के अंदर भी चला जाएगा और उसे भी क्या कर देगा, उसे भी मलेरिया कर देगा। तो एक तो इस प्रकार से ये मलेरिया को फैलाती है। और दूसरा क्या हो सकता है कि जहां पर भी प्लाज्मोडियम है अगर वहां पे मादा एनाफिलिस मच्छर जो है वो जाके बैठती है तो उसके शरीर पर भी जो है प्लाज्मोडियम चिपक जाता है। अब जब भी वो और उसको उससे जो है वो संक्रमित हो जाता है। अब जब भी वो एक स्वस्थ व्यक्ति को काटेगी तो उसके माध्यम से जो है प्लाज्मोडियम उसके शरीर के अंदर चला जाएगा। इस प्रकार से मच्छर जो है मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैलाते हैं। डेंगू के लिए बच्चों वाहक कौन है, मादा एडिस मच्छर। मादा एडिस मच्छर जो है वो कौन सी करती है, अगर वो हमें काट लेगी तो वो क्या फैलाएंगी, डेंगू फैलाएंगी। तो हमें जो है दो याद रखना है, एक तो याद रखना है मलेरिया। मलेरिया का वाहक कौन है बच्चों, मादा एनाफिलिस है। क्या है, मादा एनाफिलिस। और जो हमारी डेंगू है उसके लिए वाहक कौन है, मादा एडिस।
दो याद रखनी है। मलेरिया, बोलो बच्चों एक और बार, मलेरिया किससे होता है, उसका वाहक कौन होता है, वो होता है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से, और उसका वाहक होता है मादा एनोफिलीज मच्छर। और डेंगू जो है वो होता है बच्चों मादा एडिस मच्छर की वजह से। अब हम देखेंगे कि हम मलेरिया एवं डेंगू के प्रसार को किस प्रकार से नियमित कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। तो बच्चों ये किसकी मदद से हो रहे हैं, ये वाहक की मदद से हो रहे हैं, मच्छर की वजह से हो रहे हैं, है ना। जो हमारा मलेरिया है वो किसकी मदद से, वो किस वाहक की मदद से हो रहा है, मादा एनोफिलीज से हो रहा है। और डेंगू जो है वो मादा एडिस की मदद से हो रहा है। तो हमें जो है इन मच्छरों को उत्पन्न होने से ही रोकना है, और अगर मच्छर हो रहे हैं तो उनसे अपनी जान बचानी है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि मच्छर जो है वो पानी में ही उत्पन्न होते हैं, अंडे देते हैं, वहीं से जो है वो बनते हैं। तो अगर आपके आसपास कहीं पर भी कोई गड्ढा है जिसमें पानी भरा रहा है, तो हमें जो है उसे पूरा बंद करना है। दूसरा, जो हमारे कूलर होते हैं उनका पानी जो है हमें नियमित रूप से बदलना है, क्योंकि वहां पर भी जो है इकट्ठा पानी रहता है जहां पर मच्छर होने के संभावना हो सकती है। साथ में ही हमें जो है और जो है हमें मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, या फिर जो मोर्टीन और कछुआ छाप अगरबत्ती है, इस प्रकार के जो रसायन आते हैं हम उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर जो है अगर हमें सोसाइटी के रूप में देखना है, सामाजिक तौर पे देखना है, तो हम जो है नियमित रूप से आसपास की जो जगह है वहां पर रसायनों का छिड़काव कर सकते हैं, जिनसे कि ये मच्छर उत्पन्न ना हो पाए। अब बच्चों हमें कहीं भी पानी इकट्ठा क्यों नहीं होने देना चाहिए, हमने अभी देखा कि वहां पर जो है जितने भी कूलर, टायर या फूलदानों में कहीं पर भी अगर जल एकत्रित हो रहा है तो हमें उन्हें नियमित रूप से जो है बदलना चाहिए। और जहां पे भी अगर हमारे घर के आसपास भी गड्ढे हैं तो हमें उन्हें पूरा तरीके से भराव करना चाहिए, क्योंकि बच्चों मच्छर जो होते हैं वो जल में ही उत्पन्न होते हैं। जितने भी मच्छर होंगे वो कहाँ बनेंगे, वो पानी में ही बनेंगे। इसलिए हमें कहीं पर भी रुका हुआ पानी नहीं रखना है, क्योंकि ये एक तरीके से बीमारी को बुलाने की बात हो जाती है। इसलिए हमें हमारा आसपास जो है वो अच्छी तरीके से स्वच्छ रखना है, और ताकि जो मच्छर हैं वो पैदा ना हो सके और उनसे होने वाले जो रोगाणु हैं उनसे हम बच सकें। अब मनुष्य में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले सामान्य रोगों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि कुछ जो हमने पहले भी याद किए थे, और अब उनमें थोड़े बहुत और चीजें जो है हम ऐड कर देंगे। तो कुछ रोग जो है वो जीवाणु की वजह से होंगे, कुछ जो है वो वायरस की वजह से होंगे, कुछ जो है प्रोटोजोआ की मदद से होंगे। तो हम वो जो है कुछ कुछ याद रखेंगे, ताकि एग्जाम में अगर पूछे तो हम उसे अच्छे तरीके से बता सकें। और वो किस माध्यम से संरचना हो रही है, उनका संचार हो रहा है, वो भी हम याद रखेंगे। तो हम बच्चों सबसे पहले देखेंगे वायरस। बच्चों छोटा सा होता है पर इतनी बीमारियां करता है, इतनी कहर मचाता है कि जिसकी पूछो ही मत। तो इसे हम याद रखेंगे एक ट्रिक से। क्या ट्रिक है, आप दूसरी भी कोई ट्रिक बना सकते हैं जो आपको अच्छी लगे, पर मैं तो इसे इससे याद रखती हूं कि हैप्पी चिकी खा पी ले। ठीक है, तो हमें हैप्पी इसमें ह से याद रखना है, हेपेटाइटिस। फिर चिकी से याद रखना है हमें चिकन पॉक्स। खा से याद रखना है हमें खसरा। पी से हमें याद रखना है बच्चों पोलियो। और ले जो है इसमें साइलेंट रखना है, इसे बोलने के लिए यूज करना है। तो क्या है, हमारे वायरस से होने वाले, विषाणु से होने वाले जो हमारे बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हैं, हैप्पी चिक्की खा पी ले। तो है से क्या होगा बच्चों, हेपेटाइटिस ए। ची से होगा चिकन पॉक्स, ख से होगा खसरा, और पी से होगा पोलियो। तो ये किन के माध्यम से होते हैं, इनके रोग कारक सूक्ष्म जीव कौन से हैं, वायरस है। अब जो बच्चों खसरा होता है वो किससे फैलता है, वायु से फैलता है। चिकन पॉक्स जो है वो वायु से फैलता है, साथ ही साथ में सीधे संपर्क से भी फैलता है, यानी कि ये कौन सा है, संरचनीय रोग है। फिर बच्चों होती है पोलियो, ये किससे फैलता है, ये वायु या फिर जल से फैलता है।
और हमने एक और पढ़ा था हेपेटाइटिस ए, ये भी जो है जल से फैलता है। तो बच्चों जो जल से फैलने वाली बीमारियां हैं उसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है स्वस्थ जल पीना चाहिए, साफ जल पीना चाहिए जिसमें जो है इस प्रकार के संपर्क नहीं हो। साथ में जो है हमें उबला हुआ जल पीना चाहिए कि अगर उसमें विषाणु हो भी तो वो मर जाए, क्योंकि हम जब पानी उबालते हैं तो आधे से ज्यादा सूक्ष्म जीव जो है वो मर जाते हैं। साथ में ही हमें हमेशा ढका हुआ पानी पीना चाहिए, खाना तो ढका हुआ खाना ही चाहिए बच्चों, पानी को भी हमेशा हमें जो है ढक के रखना चाहिए। और बच्चों हमें जो है इस प्रकार की बीमारियों से बचना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उचित समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए ताकि हम जो है इन जानलेवा बीमारियों से बच सके। पोलियो का भी टीका लगता है बच्चों, खसरा का टीका लगता है, चिकन पॉक्स का टीका लगता है। तो नियमित उचित समय पर अगर हमने इनके टीका लगवा लिए तो हम जो है इन बीमारियों से बच सकते हैं। अब बच्चों हम देखेंगे जीवाणु से। तो जीवाणु से में हमने दो पहले से ही याद कर रखे थे, जीवाणु से जो बीमारियां फैलती हैं वो कौन कौन सी थी। हमने याद किया था ट से, कि ट से बीमारियां जो है वो किससे फैलती हैं, जीवाणु से फैलती है। दो ट से हमने याद रखे थे, पहला हमने देखा था टीबी और दूसरा हमने देखा था इसमें टाइफाइड। दो याद रखे थे ट से। कौन कौन से बच्चों, टीबी यानी कि क्षय रोग और दूसरा हमने देखा था टाइफाइड। ये दोनों किसके माध्यम से फैलते हैं, जीवाणु के माध्यम से फैलते हैं, जीवाणु के द्वारा फैलाए जाते हैं। अब इनके कारण भी क्या होते हैं बच्चों, संरचना का तरीका क्या होता है, संचरण का तो होता है वो वायु। तो बच्चों वायु से जो फैलने वाली ये जितने भी वायरस थे वो भी किससे फैले थे, वायु की मदद से फैले थे। तो इनसे हमें क्या करना चाहिए कि जो रोगी व्यक्ति होता है जिन्हें ये बीमारी होती है उन्हें हमें जो है अलग रखना चाहिए, थोड़ा सा आइसोलेट करके रखना चाहिए। उनके द्वारा जो इस्तेमाल की हुई चीजें हैं उन्हें भी हमें अलग रखना चाहिए ताकि इनसे जो है इन बीमारियों से हम बच सके। अब इनकी भी क्षय रोग, टीबी और इन टाइफाइड से भी बचना है तो उसे उसमें हम क्या करना चाहिए, उचित समय पर टीकाकरण कराना चाहिए। अब बच्चों जो है हमने एक प्रोटोजोआ देखा था, इसके बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं। मलेरिया किससे होता है, एक प्रकार के प्रोटोजोआ से होता है और उसका नाम क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है। अब ये किसके माध्यम से फैलते हैं, ये मच्छर के माध्यम से फैलते हैं, उसका नाम भी हमने पढ़ा था। मलेरिया किससे फैलता है बच्चों, मादा एनाफलीज के माध्यम से जो है मादा एनाफलीज मच्छर से मलेरिया फैलता है और प्रोटोजोआ का नाम क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है। अब इससे हमें बचना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मच्छरदानियों का उपयोग करना चाहिए। कहीं पर भी जो है पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, एकत्र नहीं होना देना चाहिए ताकि जो है मच्छर उत्पन्न नहीं हो सके। हमें जो है मच्छर भगाने वाले रसायन या कीटनाशक जो है उनका छिड़काव करवाना चाहिए। इस प्रकार से जो है हम मच्छर से बच सकते हैं। तो हमने क्या देखा बच्चों, हमने एक ट्रिक से वायरस से होने वाले बीमारी हमने 4 देखी थी। कौन कौन सी हमने पढ़ी थी, हैप्पी, चिकी, खापीले। हैप्पी से हमने देखा था हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स, खसरा और पोलियो। ये किससे हो रहा था, वायरस से हो रहा था। फिर हमने जीवाणु में 2 को तो हमने वैसे ही याद कर लिया था। जीवाणु में जो है बच्चों हमने ट से याद किया था कि एक टीबी और एक टाइफाइड जो है वो किसकी मदद से, कौन कराता है, जीवाणु कराते हैं, हमें जीवाणु बीमार कर देते हैं। फिर हमने जो है प्रोटोजोआ में एक पढ़ा था वो है मलेरिया। बच्चों जो हमारे जंतुओं में रोग कारक जीवाणु के बारे में हम पढ़ेंगे कि सिर्फ और सिर्फ मनुष्य और पौधों में ही रोग नहीं होता है सूक्ष्म जीवों की वजह से। बच्चों जो हमारे दूसरे जीव जंतु होते हैं यानी कि हमारे जो मवेशी होते हैं उनमें भी जीवाणु का कहर रहता है, उनमें भी जो जीवाणु है वो बीमारियां पैदा करते हैं। जैसे कि बच्चों एक बीमारी होती है एंथ्रेक्स। इसमें क्या होता है बच्चों कि जो हमारे मवेशी होते हैं उनके शरीर के ऊपर छाले पड़ जाते हैं या फिर उन्हें जो है बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है। बच्चों आप सोचिए कि जब हम इतना ज्यादा हाइजीन रखते हैं, इतना ज्यादा जो है साफ सुथरा हम अपने आप को रखते हैं, नियमित रूप से नहाते हैं, हाथ धोते हैं खाना खाने से पहले, ऐसे अनेकों चीजें करते हैं, तब भी जो है हमें जो है बीमारी हो जाती है, हम बीमार पड़ जाते हैं। तो बेचारे मवेशी ये तो बाहर खाल में मौजूद रहते हैं, ना ज्यादा इनकी कोई इतनी सफाई होती है, तो इन्हें तो जो है रोगाणु का होना, जीवाणु से जो है संक्रमित होने के खतरे जो है और ज्यादा बढ़ जाते हैं।
तो इनमें इनमें हमने एक बीमारी देखी एंथ्रेक्स। और बच्चों जो गाय होते हैं उनमें के खुर और मुंह में भी जो रोग होते हैं वो किनके द्वारा होते हैं, वायरसेस की वजह से होते हैं। उनके मुंह में जो है छाले हो जाते हैं, उनके खुर जो है यानी कि उनके जो पैर होते हैं बच्चों, उनमें जो कड़क पोर्शन जो रहता है उसमें से जो है खून आने लगता है, उनमें कट्स लग जाते हैं। इस प्रकार की बीमारियां जो हैं वो किसके माध्यम से होती हैं, वो जीवाणु और वायरसेस के द्वारा हमारे मवेशियों में पाई जाती है। अब बच्चों हम देखेंगे कि पौधे में भी रोग उत्पन्न होते हैं। पौधों में रोग उत्पन्न होने का मतलब ये नहीं होता है बच्चों कि उन्हें जो है बुखार आएगा या सर्दी खांसी होगी। उनमें जो रोग है वो अलग प्रकार से रहेंगे, कि जैसे क्या होंगे कि जो पत्ते हैं उनके पत्ते जो है वो इस प्रकार से खराब हो जाएंगे, छेद छेद से हो जाएंगे, उनमें पीले पड़ जाएंगे, पौधों का पीले पड़ जाना, अंदर ही अंदर जो है सड़न लग जाना, साथ ही में जो है अंदर से पूरे खोखले हो जाना। इस प्रकार की बीमारियां जो है वो पौधों के रोग की गिनतियों में आती हैं। या फिर जो है उनके अ, अ, जो उनके फल फ्रूट्स जो उन पे लगे जाते हैं वो समय से पहले ही उनका टूट जाना। इन सब से क्या होता है बच्चों कि अगर पौधों में रोग हो जाता है तो सबसे बड़ी चीज जो होती है वो ये होती है कि फसल की उपज में कमी हो जाती है, फसल जो है वो बहुत कम आती है। तो इनके लिए जो है हम कुछ रसायनों का उपयोग करते हैं ताकि जो इन सूक्ष्म जीवों का पर नियंत्रण कर सके। हमने जो है पहला अध्याय जो पढ़ा था बच्चों किसान वाला, किसानों से, तो हमने देखा था किसान जो है बहुत सारे रसायनों का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो सूक्ष्म जीव होते हैं कीट से या फिर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव से अपनी फसल को बचा सके। क्योंकि बच्चों फसल का जो है सबसे बड़ा चीज उसकी उपज ही होती है। अगर उपज ही जो है वो कम हो जाएगी तो जो किसान है उसे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अब हम जो है कुछ कॉमनली सामान्य रोग जो पौधों में होते हैं उनको पढ़ेंगे। हमें 3 देखना है। कौन कौन से बच्चों? पहला हम देखेंगे नींबू कैंकर, गेहूं की रस्ट और भिंडी की पीट। इनको जो है एक एक से के द्वारा ये होते हैं। नींबू कैंकर किससे होगा? सूक्ष्म जीव जीवाणु से होगा। गेहूं की रस्ट कवक से होगी और भिंडी की पीट जो है वो वायरस से होगी। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, सीधे नाम नाम से याद रखना, नींबू कैंकर, गेहूं की रस्ट और भिंडी की पीट। और हमने जिस सीक्वेंस में जिस बारी से इनको पढ़ा है, सबसे पहले हमने जीवाणु पढ़ा था, फिर हमने कवक पढ़ा था और सबसे आखिरी में जो है वायरस पढ़ा था। तो उनके माध्यम से जो ये होती है। तो अब बच्चों नींबू कैंकर में क्या होता है कि जैसे मैंने इसके पहले ये आपको पत्तियां दिखाई थी, जैसे ये इस प्रकार से इसमें हो गई ना पत्तियों में, ऐसे ही जो नींबू होते हैं उनमें भी ये इस प्रकार से छेद छेद से हो जाएंगे, रस्ट सी उनमें बन जाएंगी, पीलापन हो जाएगा, जल्दी जो है सड़न लगने लग जाएंगी, इनकी जो उपज है वो बहुत कम हो जाएगी और समय से पहले ही, जब तक ये पकेंगे नहीं बच्चों, उससे पहले ही जो है वो पेड़ से टूट के गिर जाएंगे। तो इस प्रकार से नींबू कैंकर कर देता है सूक्ष्म जीव जीवाणु नींबू के पौधों में। अब बच्चों गेहूं में क्या हो जाता है? गेहूं में भी रस्ट लग जाती है, यानी कि एक प्रकार से जैसे कि बच्चों जो लोहे होती है, लोहा होता है उसमें जंग लग जाता है, उसी प्रकार गेहूं में भी ऐसा जंग जंग सा दिखने लगता है, ऐसा ब्राउन कलर का भूरा भूरा सा पदार्थ उसके ऊपर चप चप जाता है। और इससे सबसे ज्यादा क्या होता है बच्चों, जो गेहूं की उपज जो है वो बैठ जाती है, बहुत कम हो जाती है। फिर होती है एक भिंडी की पीत। भिंडी के पौधों में इस प्रकार की जो है बीमारी लग जाती है जिसे कहा जाता है भिंडी की पीट। ये क्या करती है? वायरस के द्वारा होती है। और इससे क्या होता है बच्चों, जो हमारे पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो बिल्कुल ही मुरझा जाती हैं, बिल्कुल एकदम छोटी सी हो जाती हैं, जबकि भिंडी की जो पत्तियां होती हैं वो थोड़ी बड़ी होती हैं। इसमें क्या होंगी? वो बिल्कुल मुरझा सी जाएंगी, पीली पड़ जाएंगी। और जो हमारा पौधा है वो भी बहुत ज्यादा छोटा सा हो जाएगा, ज्यादा जो है वो बढ़ेगा नहीं, और जो भिंडी उसमें उगी जाएंगी उसकी उपज बहुत कम रहेगी, साथ ही में जो है वो बहुत छोटी छोटी सी भिंडी उसमें लगेंगी। ये किसके द्वारा होती हैं? ये कीट के द्वारा होती हैं। तो हमने कौन कौन सी बीमारी पढ़ी बच्चों पौधों में? 3 बीमारी पढ़ी। पहली थी नींबू कैंकर जो कि जीवाणु से होती है। इसमें क्या होता है कि नींबू में जो है छोटे छोटे से दाग लग जाते हैं, ये बहुत पहले जब तक पकने से पहले ही जो है ये पेड़ से टूट के गिर जाते हैं, इससे उपज जो है वो कम हो जाती है। फिर हमने गेहूं की रस्ट देखी जिसमें क्या होता है, गेहूं में जंग सी लग जाती है, उपज जो है बहुत ज्यादा कम हो जाती है। फिर हमने भिंडी की पीट देखी, इसमें क्या होता है, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जो पौधे होते हैं
भिंडी के वो बहुत ज़्यादा छोटे रह जाते हैं, वो बढ़ते नहीं हैं ज़्यादा। साथ ही साथ में जो हमारी पत्तियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा मुरझाई हुई सी होती हैं, जैसे कि उसमें कोई पदार्थ पाया ही नहीं जाता हो। और साथ ही में जो है इसकी उपज बहुत कम हो जाती है, भिंडी की जो लंबाई होती है वो भी ज़्यादा नहीं हो पाती है। अब हम देखेंगे बच्चों खाद्य विषाक्तन। क्या होता है बच्चों, जैसे कुछ सूक्ष्म जीव जीवाणु जो है वो अगर हमारे खाने के ऊपर बैठ जाते हैं तो कभी कभी वो विषैले पदार्थ का उत्पन्न कर देते हैं हमारे खाने के ऊपर, जैसे मक्खियों की वजह से। और इनके द्वारा जब वो अपने खाने के ऊपर आ गए हैं तो उनसे क्या होता है, वो बहुत सारे विषैले पदार्थों को हमारे खाने के अंदर डाल देते हैं। अब ये खाना जब हम खाते हैं तो हम क्या होते हैं, भयंकर रूप से बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, विषैले होते हैं। तो वो जहर जो है वो हमारे शरीर में चला जाता है, जिसके कारण हम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। और कभी कभी तो बच्चों फूड पॉइजनिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमें हमारी जो है वो मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हमें इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए बच्चे, हमें जो है अगर बीमारियों से बचना है तो हमें कुछ अच्छी आदतों को जो है वो हमारे जीवन में लाना चाहिए। जैसे कि हमारा जो खाना है वो हमेशा ढका हुआ रहना चाहिए, फिर उसके बाद जब हम उसे खाएं तब भी ढका हुआ खाना ही खाना चाहिए। साथ में जो है पानी भी अच्छा पानी पीना चाहिए, दूषित पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। समय समय पर जो है अपने हाथ धोते रहने चाहिए। खाना खाने से पहले भी जो है हाथ हमारे हमें धोने चाहिए। नियमित रूप से जो है नहाना चाहिए, ताकि जो है जीवाणु हमारे शरीर में ज़्यादा प्रवेश नहीं कर सके। योग करना चाहिए बच्चों, कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हमारा जो शरीर है वो तंदुरुस्त रहे। अगर हम बीमार पड़ भी जाएं तो ताकतवर रहे, ताकि हम इन बीमारियों से हमारा शरीर लड़ सके।